नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव और प्रश्न लगभग हम लेकर आते हैं 55 प्रश्नों की सीरीज लेकर आते हैं, उस पर हम बात करेंगे। जेल प्रहरी विशेष टॉपिक, इस पर हम बात करने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको पॉलिटी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके लिए देखो। प्रश्न नंबर 1 देखें, मानव गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? मानव गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? कि जलवाष्प का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, मीथेन का उत्सर्जन, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन। जो मानव गतिविधियों के कारण निकलती है वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है। और आपको पता हो कि इसमें जैसे मान लो कि ग्रीन हाउस प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। और इसके अलावा औद्योगिकरण की जितनी भी मान लो कि उद्योग है, उद्योगों से या फिर मान लो कि हम बात करें औद्योगिकरण के परिणाम ही एक प्रकार से मानव गतिविधियां होती है। और इस गैस के प्रभाव के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति होती है। इसी को हम बोल सकते हैं CO2। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण कौन सा प्रभाव होता है? तो इसमें देखो, प्रदूषण बिल्कुल होता है, जैव विविधता का नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है, उपयोग सभी। प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है? जैसे हम बात करते हैं वन आते हैं, जैसे हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों में खनिज आते हैं। ये क्या है? इनका क्या होता है? अत्यधिक उपयोग या दोहन करें तो इससे क्या होता है कि प्रदूषण, जैव विविधता प्रभावित, प्राकृतिक आपदाएं ये सब प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए दे रखा है, किस गैस के उत्सर्जन से ओजोन परत में छेद होता है? कौन सी गैस है जिसकी वजह से ओजोन में क्या होता है? छेद होता है। वैसे गैस तो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन समझने वाली बात क्या है? आपसे सवाल एक तो रहेगा कि जो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है। एक तो महत्वपूर्ण ये नोट करना है। और एक हमें याद रखना है कि ओजोन संरक्षण है, तो ओजोन संरक्षण, इसके लिए प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और कब का है ये? सन 1987। ओजोन संरक्षण के लिए अगर हम बात करें तो ये प्रोटोकॉल लागू किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखा है, मानवों द्वारा उत्पन्न स्मोग का प्रमुख कारण क्या है? स्मोग आपने देखते हो, स्मोकिंग करना वगैरह ये सारी चीजें होती है इसमें। ठीक है। तो स्मोग का प्रमुख कारण है प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन, यानी प्रदूषण या धुओं का उत्सर्जन करना। स्मोक एक तो होता है, इसको हम बोलते हैं कोहरा, जिसको फोग कहा जाता है, और एक होता है धुआं। ठीक है, इसको स्मोक ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, मानव गतिविधियों से मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मानव गतिविधियों से मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मानव गतिविधियों के कारण आपने देखा होगा वनस्पति का अतिक्रमण। वनस्पति का जितना ज्यादा अतिक्रमण या वनस्पति को आप जितने ज्यादा काटोगे उतना ही क्या होगा? मृदा का अपरदन देखने को मिलता है। मिट्टी क्या है कि ये पेड़ों की जो जड़ें होती है मिट्टी को क्या करती है? जकड़ के या पकड़ के रखती है। और अगर आप पेड़ों को काट दोगे तो मृदा का क्या होता है? अपरदन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसे सतत विकास के सिद्धांत से संबंधित कहा जाता है? सतत विकास, सतत विकास होता है क्या है? वो होता है जिसमें यानी हमें विकास तो करना है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, आने वाली पीढ़ियों का विकास है उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको विकास करना है। इसी को हम दूसरी भाषा में हम बोलते हैं धारणीय विकास। धारणीय विकास। जैसे मान लो कि जैसे आपको ऊर्जा उत्पादन करना है तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा से करें। अगर कोयले से ऊर्जा बनाए तो हम कोयले को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो हमें संसाधन भी रहना चाहिए भविष्य में, और ऊर्जा का उत्पादन भी होना चाहिए। इस प्रकार की ऊर्जा इसमें होती है। ठीक है। और इसके अगर हम बात करें, पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास से क्या होता है? सतत विकास कहा जाता है। नेक्स्ट देखो,
संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या क्या? अति दोहन का मतलब आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन करना, ठीक है। और संसाधन हमें पता है कि वनों का अति दोहन या खनिज का अति दोहन इसमें आता है। तो प्राकृतिक संसाधनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार के संसाधन का अतिदोहन अनवीकरणीय संसाधन को प्रभावित करता है। अतिदोहन अनवीकरणीय संसाधन को प्रभावित करता है, यानी आपसे पूछा है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन सा इसको प्रभावित किया जाता है। तो आपको एक चीज याद रखना कि मैं मुख्य तौर पे बात करूं तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से। एक तो कौन से होते हैं? नवीकरणीय, और एक संसाधन कौन से होते हैं? अनवीकरणीय। नवीकरणीय होते हैं एक तो, और एक कौन से होते हैं? अनवीकरणीय, ठीक है। जैसे नवीकरणीय वो होते हैं जिनको बार बार क्या कर सकते हैं हम? उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग हो सकता है उनका, ठीक है। यानी जैसे मान लो कि हम एक बार उपयोग करें उसको वापस जैसे उपयोग किया जा सकता है। जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, हवा इस प्रकार से क्रिएट होती है। और ऐसे अनवीकरणीय वो होती है जैसे कोयला है, एक बार ही उपयोग होता है, एक बार ही क्या हो सकता है इनका उपयोग। अब इसमें जैसे बात करें तो आप क्या चीज लोगे? इसमें ले सकते हैं जैसे खनिज है, इसमें जैसे वनस्पति है, वनस्पति है, खनिज है, कोयला है, ये सारी चीजें। और नवीकरण में क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, भूतापी ऊर्जा, ये सारी चीजें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये जल ऊर्जा वगैरह, ये सारी चीजें क्या है? ये इसमें आ जाएगी, किसमें? तो ये आ जाएगी नवीकरणीय। तो इससे पूछा अनवीकरणीय कौन सा है? तो अनवीकरणीय इसमें कौन सा है? वनस्पति होती है। नेक्स्ट देखो, इस प्राकृतिक संसाधन के अति दोहन से मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी आ सकती है। मृदा की जो है उपजाऊ क्षमता होती है उसमें कमी आ सकती है। कौन से प्राकृतिक संसाधन के अतिदोहन से? तो ये हो सकता है वनों के अतिदोहन से, क्योंकि वन क्या करते हैं? पर्यावरण का संरक्षण और मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। किसे अतिदोहन कहा जाता है? अतिदोहन किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और बिना संतुलन के उपयोग करना क्या होता है? अत्यधिक, यानी जैसे मान लो कि जल का अतिदोहन क्या है? मान लो कि आप कुएं से ट्यूबवेल या किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जल को, भूमिगत जल को बाहर निकाल के फेंक देते हो, तो इसका क्या होता है? आवश्यकता से वापस जल रिचार्ज नहीं हो पाता है, इससे पहले निकाल के फेंक देना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए दिया हुआ है। किसे सतत विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ माना जाता है? किससे माना जाता है? तो सतत विकास से जुड़ा हुआ सिद्धांत माना जाता है, और वह संसाधनों का संतुलित और दीर्घकालीन उपयोग को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संसाधनों के अतिदोहन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है? कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है? तो पुनः चक्रण और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। पुनः चक्रणीय, और जैसे मान लो कि परमाणु ऊर्जा है, पुनः चक्रणीय होता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा बनाई जाए जिससे वापस से नवीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए दिया हुआ है। किसकी अधिकता पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता के संकट का कारण बन सकती है? किसकी अधिकता बन सकती है? तो गैर स्थानीय प्रजातियों की अधिकता इसका कारण बन सकती है। नेक्स्ट देखो, इसे पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण माना जाता है। असंतुलन का प्रमुख कारण किससे माना जाता है? असंतुलन का प्रमुख कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन का, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन, आपने देखो ज्यादा से ज्यादा अगर आप CO2 गैस से छोड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि से CO2 में वृद्धि होती है। और इससे प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? इससे देखो आपको प्रभाव देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति इससे ज्यादा बनती है। और इससे क्या होता है? बर्फ का पिघलना होगा, और बर्फ का पिघलना होगा तो जो जल स्तर है उसका क्या होगा? जल स्तर हमेशा इससे बढ़ेगा। तो जलवायु में क्या हो रहा है? इससे परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दे रखा है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन चक्र का क्या महत्व है? नाइट्रोजन जो चक्र होता है उसका क्या महत्व है? तो ये है, ये पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करता है, और जितने ज्यादा रासायनिक खाद वगैरह से ये चक्र हम तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये वर्षा वन होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, सदाबहार वन, वर्षा वन,
प्राकृतिक आपदाओं का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है इसका? तो इसका प्रभाव पड़ता है पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता का आना। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि अस्थिरता का मतलब ज्वालामुखी है, भूकंप है, इन सारी चीजों का आगमन। एसिड रेन, एसिड रेन को कहा जाता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? एसिड रेन का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण, विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स AAQI किससे मापता है? किससे मापन किया जाता है एयर क्वालिटी? यानी एयर का मतलब आपको पता है कि वायु, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, इंडेक्स यानी सारणी। किससे मापी जाती है? तो वायु की गुणवत्ता के मापने का काम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैव विविधता का सबसे सही अर्थ क्या है? इसमें से सबसे उपयुक्त अर्थ है वो जैव विविधता का आपको चुनना है। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों और पौधों की विविधता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। आपने देखो बहुत सारे प्रकार के वन, पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, वही जैव विविधता है। नेक्स्ट देखो, जैव विविधता संरक्षण के लिए प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है वनस्पतियों और जीवों के आवास की रक्षा करना। नेक्स्ट देखो, किसे सतत विकास के सिद्धांत में जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख हिस्सा माना जाता है? किससे माना जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का संरक्षण। नेक्स्ट देखो, IUCN का मुख्य कार्य क्या है? IUCN जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, IUCN का मुख्य कार्य होता है जैविक संसाधनों का संरक्षण करना, यानी लुप्त या संकटग्रस्त जातियां जो इसमें चिन्हित की जाती है उसी के द्वारा चिन्हित की जाती है। IUCN की थोड़ी सी बात करें तो इसके देखो, एक तो बात कर लेते हैं स्थापना की। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 5 अक्टूबर सन 1948 में। कहां पर होती है? तो ये फ्रांस में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें, और ये क्या करते हैं, इसके माध्यम से एक रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक, और इस डाटा बुक के अनुसार कौन सी जाति है जो विलुप्त की अवस्था में है? विलुप्त प्राय, या कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? कोई जीव पौधे इनके विलुप्त होने के कंगार पर रेड डाटा द्वारा ये जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए समक्ष देखो, 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष इसका गठन किया गया था? वैसे सीधी भाषा में बात करूं तो ये वैधानिक संस्था है। किस प्रकार की संस्था है ये? वैधानिक, यानी विधि निर्मित करके गठित की गई भारत की एक संस्था है। दूसरा बात याद रखना, ये किसके तहत? ये जैव विविधता, जैव विविधता एक्ट आता है कब का? 2002 में। उस एक्ट के तहत इसको लागू किया गया था, और इस एक्ट को हमने लागू किया था 2003 में। कब लागू किया था? 2003 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2002 इसका हो जाएगा। आपसे पूछे कि राजस्थान में कब लागू हुआ था? 2010 में। कहां लागू हुआ? ये राजस्थान राज्य में इसको लागू किया गया था। आपसे इसका पूछ ले, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा या स्थित कहां पर है? तो चेन्नई में स्थित वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो, भारत के वेस्टर्न घाट को यूनेस्को द्वारा किस सूची में शामिल किया गया? वेस्टर्न घाट को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। बस शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? एग्जाम में भी ध्यान रखना, सेम उसी के पैटर्न पे आधारित है। पश्चिमी घाट है, ये विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। और भारत में याद रखना, इसमें भारत के टोटल कितने स्थल शामिल है? इसमें 43 स्थल में इसमें शामिल है। और अंतिम जो 43 है, मोदगम नामक स्थान 2024 में शामिल किया गया था। मोदगम क्या है? मोदम, मोइदम एक असम का क्षेत्र है, असम का एक कब्रिस्तान है जिसको 2024 में शामिल किया गया। कौन से नंबर पे? 43वें नंबर पे।
नेक्स्ट देखो, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का लक्ष्य क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है उसका लक्ष्य क्या है? इंसानों का पर्यावरण पर प्रभाव इसका प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 27, जैव विविधता। जैव विविधता के हॉट स्पॉट का क्या मतलब है? हॉट स्पॉट क्या होता है? देखो, एक तो याद रखना है, हॉट स्पॉट की बात करें भारत में, भारत में हॉट स्पॉट, भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट है वर्तमान में। एक तो कौन सा है? पश्चिमी घाट, एक याद रखना है पूर्वी हिमालय, तीसरा याद रखना है इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा आपको याद रखना है सुंडालैंड। ठीक है, 4 ये मान लो कि हम बात करें तो हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में है। और ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु या वनस्पति पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, पीपल्स फॉरेस्ट का संरक्षण किसके तहत किया जाता है? पीपल्स फॉरेस्ट का संरक्षण किसके तहत किया जाता है? ये संरक्षण किया जाता है, पीपल्स का मतलब ग्रामीण, तो ग्रामीण समुदाय की सहायता से इसका संरक्षण किया जाता है, जंगलों का संरक्षण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण से क्या तात्पर्य? बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए। पर्यावरण संरक्षण से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन ही पर्यावरण संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर देखो 30, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक विकास का संतुलन बनाए रखना। दूसरी बार बात आई है इसमें, याद रखना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए किस कानून का गठन किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा कानून बनाया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से बनाया गया है। ठीक है, याद रखना। और आपको याद है कि टाइगर संरक्षण, भारत में टाइगर संरक्षण 1973, याद रखना। एक तो ये पॉइंट नोट करना है, और आपसे पूछ ले कि भारत में हाथी संरक्षण, तो हाथी संरक्षण कब की बात है? 1992 में शुरू किया गया था, ये अधिनियम लाया गया था। और वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1972 में आता है। पर्यावरण की बात पूछी, आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए दिया हुआ है, पुनर्चक्रण से उद्देश्य का क्या उद्देश्य है? पुनर्चक्रण में कचरे को पुनः उपयोग योग्य बनाना ही क्या होता है? रिसाइकल या पुनर्चक्रण कहा जाता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक है, वापस मान लो कि टूटी फूटी प्लास्टिक वापस ले जाकर उसको पुनर्चक्रित करके फिर उसको कोई प्रकार की वस्तुएं वगैरह बना देते हैं। क्लाइमेट चेंज इसको बोलते हैं, पर्यावरण में बदलाव, जैव विविधता में बदलाव। क्लाइमेट का मतलब पर्यावरण में बदलाव। प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? जैव विविधता का संरक्षण करना बिल्कुल, पर्यावरण को नियंत्रित करना भी है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, यानी उपयोग सारे ऑप्शन क्या है इसमें सही है। जलवायु परिवर्तन के लिए सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी सन 1974 में स्थापना की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत है, याद रखना। वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, इसमें हम क्या करते हैं? वर्षा जल का संचयन और संरक्षण करते हैं। बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन में संवेदनशीलता या न्यूनीकरण किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन में न्यूनीकरण जो होता है वो किससे संबंधित है? इसका आंसर आपको आराम से रीड करते हुए देना है। देखो, इसमें ये किससे है? ये संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय से संबंधित है। प्रश्न नंबर देखो, एकीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत किसे प्राथमिकता देता है? ये एकीकरण दृष्टिकोण का सिद्धांत किसे प्राथमिकता देता है? विभिन्न एजेंसी और समुदायों के समन्वय को। प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स चरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रतिक्रिया इसका रेस्पॉन्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तात्कालिक राहत और बचाव कार्य करना। हमने कहा था कि देखो, एक तो इसमें चरण कौन सा होता है? एक तो चरण होता है रोकथाम, एक चरण कौन सा होता है? स्थिति आए तो तैयारी करना, उसकी आपदा की स्थिति की तैयारी करना, और जब आपदा आई जाए तो उसके प्रति प्रतिक्रिया देना। और चौथा चरण हमने बात किया था पुनर्वास या
पुनर्निर्माण करना। तो आपदा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण इसमें अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रीपेडनेस में क्या शामिल है? प्रीपेडनेस में क्या शामिल है? तो चेतावनी प्रणाली का विकास करना इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखो, इसमें प्रीपेड का मतलब होता है तैयारी। आपदा लचीलापन, डिजास्टर रिसाइलेंस का मुख्य सिद्धांत क्या है? लचीलापन का क्या मुख्य सिद्धांत है? तो यह आपदा से प्रभावी ढंग से उबरने की क्षमता ही लचीलापन है। स्थानीय भागीदारी का सिद्धांत क्या बताता है? स्थानीय भागीदारी का सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है स्थानीय समुदाय को आपदा प्रबंधन में शामिल करना, स्थानीय लोगों को इसमें शामिल करना। संरचनात्मक समन उपाय का उदाहरण कौन सा है? समन उदाहरण का कौन सा उदाहरण है? संरचनात्मक समन। समन की बात करें तो इसका मतलब होता है रोकथाम। समन का अर्थ क्या होता है? रोकथाम इसका अर्थ होता है। तो यानी हम कहते हैं तो इसके तहत कौन सा उदाहरण है? इसके तहत इसके लिए क्या है? तो बांध का निर्माण आपदा यानी बाढ़ को बाढ़ से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, गैर संरचनात्मक समन उपाय का उदाहरण कौन सा है? गैर संरचनात्मक का कौन सा उदाहरण है? गैर संरचनात्मक का उदाहरण है जागरूकता अभियान। कौन सा हो जाएगा? जागरूकता अभियान। नेक्स्ट देखो, आपदा तैयारी में किस पर ध्यान दिया जाता है? आपदा तैयारी में किस पर ध्यान दिया जाता है? तो चेतावनी और पूर्व सूचना प्रणाली पर ध्यान दिया जाता है। आपदा की तैयारी के तहत किसे प्राथमिकता दी जाती है? तैयारी के तहत किसे प्राथमिकता दी जाती है? दी जाती है संरचनात्मक विकास को। नेक्स्ट देखो, पुनर्निर्माण और पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्निर्माण और पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रभावित क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करना। नेक्स्ट देखो, सस्टेनेबल रिकवरी यानी सतत रिकवरी विकास की बात करें तो मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका मुख्य सिद्धांत है पुनर्निर्माण में पर्यावरण संरक्षण को शामिल करना। नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक आपदा से संबंधित संरचनात्मक समन का उपाय कौन सा है? संरचनात्मक समन का उपाय कौन सा है? भूकंप रोधी भवन का निर्माण करना। नेक्स्ट देखो, तैयारी के चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तैयारी के चरण का मुख्य उद्देश्य आपदा से पहले की योजनाएं बनाना और संसाधनों को तैयार रखना कि कभी भी आपदा है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे निपट सके। आपदा की तैयारी में कौन सी गतिविधि शामिल है? तैयारी में कौन सी गतिविधि शामिल है? तो चेतावनी जारी करना इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट देखो, प्रतिक्रिया के दौरान प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रतिक्रिया के दौरान प्राथमिक उद्देश्य जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। प्रतिक्रिया जब बचाव की स्थिति आती है तो उसमें जीवन और संपत्ति को बचाना जितना से ज्यादा हो सके। आपदा पूर्वानुमान, डिजास्टर फॉरेस्ट कास्टिंग की बात किस सिद्धांत पर आधारित है? ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए समय पर जानकारी देने से संबंधित है। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको सिर्फ कमेंट एक तो ये करना है कि इसमें से 52 प्रश्न थे, 52 में से आपने कितने क्वेश्चन सही के ये कमेंट करना है। और दूसरी इसकी जो पीडीएफ है अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी प्ले लिस्ट पे जाना और सारे क्वेश्चन देख सकते हो। जितने साथी जुड़े उनका बहुत बहुत आभार। शेयर अवश्य करिए, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल। जय हिंद साथी।